हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे फैक्ट्स को एक वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती ही है। इस बार यूपी टेट 2021 में यहाँ से उत्तर प्रदेश से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इस वीडियो में हम यूपी से रिलेटेड सारे फैक्ट को देखेंगे। वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरह से वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी स्पेशल की बात हो रही है तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में यूपी की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है, पहले आगरा रहा था। आगरा इसकी राजधानी थी 1836 ईस्वी में। उसके बाद यूपी की दूसरी जो राजधानी इलाहाबाद रही 1858 ईस्वी में। फिर तीसरे पे लखनऊ 1935 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में लखनऊ राजधानी है। तो थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके बारे में देख लेते हैं या जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ यानी कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19.98 करोड़ यानी कि लगभग 20 करोड़ है। तो आगे बढ़ते हैं यूपी के बारे में। यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, राजकीय जो खेल है वो हॉकी है, और यूपी का जो राजकीय वसु है वो बारहसिंगा है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है। फिर यहाँ पे राजकीय पक्षी जो यूपी का है वो क्रॉन्च है। फिर यहाँ पे बात आती है यूपी की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी। उसके बाद द्वितीय भाषा जो उर्दू 1989 में इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है उर्दू को। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, तो 75 है यानी कि 75 जिले हैं। फिर बात आती है कि उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का अगर चौथा स्थान है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस राज्य का है, तो यह भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला जो स्थान है वो राजस्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान प्रथम में है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व की दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो हम बता सकते हैं कि 7वां स्थान है भारत का। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल भी जान लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य 8 हैं, दिल्ली को लगा के 8 हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं उनको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो पहला बिहार हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये राज्य हमारे उत्तर प्रदेश के निकट हैं। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जो टच करता है वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। 11 जिलों को स्पर्श करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो हम बता सकते हैं कि 11 जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद यहाँ पे बनता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश को सबसे कम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य है, तो सबसे कम जो स्पर्श करने वाला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। ये केवल सहारनपुर जिला
को ही स्पर्श करता है, केवल एक जिला को उत्तर प्रदेश के स्पर्श करता है, ये थोड़ा सा टच करता है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को जो स्पर्श करता है वो सोनभद्र है। कौन कौन से वो राज्य हैं जिनकी सीमा को वो स्पर्श करता है, तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो पहला मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा स्पर्श करता है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का? सोनभद्र जिला। हमें लगता है कि आप ये पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखते चलें, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आराम रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटा जो जिला है उसकी बात आती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो हापुड़ है। 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह चीज आप याद रखें। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। तो सबसे कम होती है मथुरा में। सबसे अधिक कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। ये चीजें आप याद रखें। उसके बाद बढ़ते हैं, यूपी में सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है। तो आगरा और झांसी में सबसे अधिक यूपी में गर्मी होती है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिला में। तो सोनभद्र जिला में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो ये है संत रविदास नगर। संत रविदास यानी कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो संत रविदास नगर है। उसके बाद बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हम बता सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये हमारा उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पक्षी विहार के बारे में जानना आवश्यक होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 13 उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार है। राज्य का पहला पक्षी विहार कौन सा है। तो हम बता सकते हैं कि नवाबगंज है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये उन्नाव में पड़ता है। और इसका 2015 में चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम रख दिया गया है। नवाबगंज जो है वो राज्य का पहला पक्षी विहार है। कहाँ पे पड़ता है? ये उन्नाव में पड़ता है। और इसका जो दूसरा नाम हो गया है, जो नया नाम है इसका, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जो कि 2015 में परिवर्तन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। तो यहाँ पे लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है? ये कन्नौज में पड़ता है। ये चीजें आप ध्यान रखें। उसके बाद यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। तो सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो पटना पक्षी विहार है। ये कहाँ पड़ता है? ये एटा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? एटा में। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं, तो 13 हो जाएगा। वन्य जीव विहार की संख्या पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कि 12 है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कहाँ है, वन्य जीव विहार कौन सा है। तो हम बता सकते हैं कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में पड़ता है। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पे है। तो ये ललितपुर में है, जिसका नाम महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। ये कहाँ पड़ता है? ये ललितपुर में पड़ता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। और ये मेरठ और मुरादाबाद और मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो ये चीजें आप याद रखें। पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली में पड़ता है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो
ललितपुर में पड़ता है। और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो कि मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फर में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फुल्लर झील, ये कहाँ पड़ती है? पीलीभीत में। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा है औधिक ताल, ये कहाँ पड़ता है? पड़ती है झील वाराणसी में। फिर यहाँ पे करेला या फिर मोहना, ये कहाँ झील पड़ती है? लखनऊ में पड़ती है। कीठम जो झील है ये आगरा में। और बड़ा ताल शाहजहांपुर। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पे बलहाबारा, ये कहाँ पड़ती है झील? कानपुर में पड़ती है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। यहाँ पे थोड़ा सा हम जो इम्पोर्टेंट शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि परीक्षा में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से। तो पहला हम जान लेते हैं आगरा। जो आगरा है ये किस नदी के तट के किनारे है? तो हम बता सकते हैं कि यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ हो गया, जौनपुर और सुल्तानपुर जो ये शहर हैं ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर उसके बाद गोरखपुर। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसे हैं और इसे राप्ती नदी को ही बूढ़ी गंडक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूढ़ी गंडक नदी किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि राप्ती नदी को बूढ़ी गंडक कहा जाता है। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हम बता सकते हैं कि गोरखपुर शहर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का संगम है। उसके बाद बढ़ते हैं अयोध्या। अयोध्या में हमारा सरयू है। उसके बाद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी, कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी। ये हमारे कुछ प्रमुख शहर हो गए जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इनको भी जानना हमारे लिए जरूरी था। यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो ये नलकूपों से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो की जाती है तो वो नलकूप से की जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो ये जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है। फिर बात आती है कि उत्तर प्रदेश में खनिज के संबंध में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है? तो वो मिर्जापुर है। यहाँ पे बात आती है कि मिर्जापुर में और भी क्या चीजें पाई जाती हैं? तो मिर्जापुर में बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस। उसके बाद यहाँ पे ललितपुर में यूरेनियम और तांबा पाया जाता है। ललितपुर यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार में लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे सोनभद्र में क्या? चूना, कोयला और चाइना क्ले, ये सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे भारत में प्रथम नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग संस्थान के बारे में देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय शाक सब्जी संस्थान, ये वाराणसी में है। वाराणसी यानी कि काशी, इसको काशी भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कॉलेज पार्क, ये कहाँ है? ये ग्रेटर नोएडा में है। फिर भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में स्थित है। फिर बात आती है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ? ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके प्रयागराज रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है केंद्रीय औषधि अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ये तीनों जो अनुसंधान हैं ये लखनऊ में पाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मंदिर के बारे में भी, जो भी इंपॉर्टेंट है यूपी के मंदिर, उनको बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है इंपॉर्टेंट मंदिर वो विश्वनाथ मंदिर है जो कि वाराणसी में पाया जाता, वाराणसी में स्थित है। बराह भगवान मंदिर जो कि एटा में है। बाबा सोमनाथ मंदिर जो कि देवरिया में है। और देवी पाटन मंदिर जो कि तुलसीपुर में है। अगर अयोध्या पूछा जाता है, राम मंदिर, तो ये कहाँ पे? अयोध्या में है। और मथुरा वगैरह का पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग हवाई अड्डा, जो इसके इंपॉर्टेंट यूपी के हवाई अड्डा हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे अमौसी हवाई अड्डा भी बोला जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे हिंडन हवाई अड्डा जो कि गाजियाबाद में है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये मेरठ में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। और बमरोली हवाई अड्डा जो कि इलाहाबाद में है।
तो हमने थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है उनको हमने देख लिया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है। तो सीमावर्ती जो देश है वो हमारा कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल है ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन, नेपाल है। जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है वो नेपाल है, और नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। 7 जिले कौन कौन से हैं इनको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत। तो हमने देख लिया कि जो नेपाल है उत्तर प्रदेश के 7 जिले को स्पर्श करता है। तो हमने 7 जिलों को देख लिया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो उनको हमको देखना है। तो पहला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, अगर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला प्रयागराज यानी कि यहाँ पे संगम है। और उसके बाद मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है। आजमगढ़ को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। लखनऊ जो कि चिकन नगरी इसे कहा जाता है, लखनऊ को। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या है, 67.70%, यानी कि लगभग 68%। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, यानी कि यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, तो वो थारू जनजाति है, जो कि तराई क्षेत्र में गोरखपुर में पाई जाती है। जो थारू जनजाति है ये दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है, तो हम बता सकते हैं कि थारू जनजाति, जो कि तराई क्षेत्र यानी कि गोरखपुर में पाई जाती है। फिर यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बनरावत जो है जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। कौन सी, बनरावत जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बाद में भी वीडियो को। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि रिहंद बांध है। और ये कहाँ है, सोनभद्र जिले के पिपरी में ये बांध स्थित है। और रिहंद बांध का जो अन्य नाम है वो गोविंद बल्लभ पंत इसका अन्य नाम है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत कहाँ स्थित है, तो सोनभद्र में, सोनभद्र जिले के पिपरी में। रिहंद बांध कहाँ, तो ये भी हम बता सकते हैं कि सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा है। फिर यहाँ पे राजघाट बांध ये कहाँ है, ये ललितपुर में है। किस नदी पे है, बेतवा नदी पे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रचलित लोक नृत्य है वो क्या है, नौटंकी है। तो यहाँ पे हमने जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने यहाँ पे सारे फैक्ट को अच्छे से देख लिया है और हमने समझ लिया है। और आप यहाँ पे अगर जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यहाँ पे जो भी इसका है उत्तर प्रदेश से संबंधित वो भी इसका लाभ ले सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।